क्या एक ऐसी प्रेम कथा हो सकती है जो सैकड़ों साल पुरानी हो, फिर भी आज के पॉप कल्चर पर उसका इतना गहरा असर हो? बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हम शुरुआत करेंगे प्राचीन अरब के रेगिस्तान से और देखेंगे कि कैसे लैला और मजनू की अमर प्रेम कथा पूरी दुनिया की कला और साहित्य का एक विशाल प्रतीक बन गई। चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। ये सच में काफी हैरान करने वाली बात है। आखिर ऐसी कौन सी 7वीं शताब्दी की सच्ची कहानी है जिसने सदियों बाद मशहूर संगीतकार एरिक क्लैप्टन के सबसे बड़े हिट गाने को इंस्पायर किया और जो रोमियो एंड जूलियट से भी कई 100 साल पुरानी है? ये कथा आधुनिक कल्चर से लेकर प्राचीन अरबी मूल तक इतनी गहरी जुड़ी है कि इसका असर आज भी लगातार महसूस किया जा सकता है। तो इस विश्लेषण का रोड मैप क्या होगा? हम 6 अलग-अलग पड़ाव से गुजरेंगे। पहले इन मूल किरदारों को समझेंगे, फिर इनके बेडुइन इतिहास से पर्शियन एपिक तक के सफर को ट्रैक करेंगे। उसके बाद सूफी दर्शन, जंगल के विजुअल मोटिव्स, मुगल और पहाड़ी चित्रकला का अंतर और आखिर में इसकी विश्वव्यापी विरासत को देखेंगे। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, बिछड़े हुए प्रेमी। ये वो त्रासदी है जहां से इस पूरी कथा के मूल किरदार स्थापित होते हैं। सबसे पहले इस शब्द मजनून का असल अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अरबी में इसका मतलब होता है किसी पर जिन्नात का साया होना, या सीधे शब्दों में कहें तो एक पागल। इस कथा के मुख्य किरदार कैस इब्न अल मुलव्वा को ये अजीब नाम ऐसे ही नहीं मिला। कैस ने लैला के प्यार में पागल होकर ऐसे ऐसे खुलेआम कविताएं पढ़ीं कि लैला के परिवार की भयंकर बदनामी हुई और यहीं से उसके सामाजिक पतन की कहानी शुरू होती है। चलिए जल्दी से इस नैरेटिव आर्क को ब्रेक डाउन करते हैं। निज़ामी गंजावी की इस एपिक कहानी में 4 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, कैस और लैला एरिस्टोक्रेट्स के तौर पर एक स्कूल में मिलते हैं। दूसरा, कैस के इस जुनून और बदनामी की वजह से लैला के माता पिता इस रिश्ते को सीधे ठुकरा देते हैं। तीसरा स्टेप सबसे ड्रास्टिक है। कैस सब कुछ छोड़कर रेगिस्तान में जानवरों के बीच मजनू बनकर जीने लगता है। और आखिरी पड़ाव, लैला की इब्न सलाम से ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है, जिसके बाद दिल टूटने से उसकी मौत हो जाती है और मजनू भी उसकी कब्र पर आकर अपने प्राण त्याग देता है। भाग 2, बेडुइन मूल से लेकर एक पर्शियन महाकाव्य तक का सफर। एक साधारण सी रेगिस्तानी कहानी दरबार के एक इतने शानदार महाकाव्य में कैसे बदल गई? इस कहानी का जो विकास है वो सच में किसी लिविंग फिनोमिनन जैसा है। 7वीं शताब्दी में ये अरेबियन रेगिस्तान की मौखिक बेडुइन परंपराओं का हिस्सा थी। फिर 9वीं शताब्दी आती है और इसे अरबिक की बुक ऑफ सॉन्ग्स में पहली बार ठीक से दर्ज किया जाता है। इसके बाद 1188 यानी 12वीं शताब्दी में निज़ामी गंजीवी इस पर अपना मशहूर पर्शियन एपिक लिखते हैं और 18वीं शताब्दी आते आते इसे अनुवादित करके भारतीय मिनिएचर चित्रकला की परंपराओं में पूरी तरह ढाल दिया जाता है। अब इस तुलना में सबसे दिलचस्प बात यह है कि निज़ामी ने कहानी को किस तरह अडैप्ट किया। दरअसल मूल अरेबिक बेडुइन लोर टुकड़ों में थी, जहां किरदार रेगिस्तान में भेड़ें चराते थे और पूरा फोकस कच्ची, बहुत ही इंटेंस लव पोएम्स पर था। लेकिन निज़ामी, उन्हें अपने शाही पर्शियन पेट्रन्स को खुश करना था, तो उन्होंने एक सीधी लीनियर नैरेटिव बनाई। उन्होंने कहानी को एक सोफिस्टिकेटेड स्कूल में सेट किया और यहां तक कि किंग नाफर के साथ युद्ध के बड़े दृश्य भी इसमें जोड़ दिए। भाग 3, सूफी मेटाफोर। यहां यह कहानी एक नया रूप लेती है, जहां मानवीय लालसा सीधे ईश्वर की भक्ति का प्रतीक बन जाती है। निज़ामी के खम्सा से लिया गया ये कोट बहुत ही अहम है। लैला अपना दुख जाहिर करते हुए कहती हैं, मैं एक रस्साकशी में फंस गई हूं, 2 मजबूत बंधनों के बीच। मेरा दिल मेरे पति से मुकाबला नहीं कर सकता और मेरी आत्मा मेरे पिता से भाग नहीं सकती। इन पंक्तियों में लैला की आंतरिक वेदना और उन सामाजिक मजबूरियों के पीछे छुपा भयंकर साइकोलॉजिकल स्ट्रगल बिल्कुल साफ झलकता है। यह देखना बहुत जरूरी है कि शुरुआती अरेबिक विद्वानों ने इन कविताओं को कैसे सहेज कर रखा। इब्न कुतैबा जैसे स्कॉलर्स ने मजनून के वर्सेस को बड़ी बारीकी से एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया। इनमें अरेबियन रेगिस्तान को एक ऐसी जगह के रूप में दिखाया गया था जहां जज्बातों की और प्यार की वाकई कोई सीमा ही नहीं थी। और सिर्फ यही नहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात का पुख्ता सबूत है कि लैला और मजनून की ये कहानी किस तरह पूरे इस्लामिक जगत में एक जगह से दूसरी जगह तेजी से फैली। असल में इन्हीं शुरुआती दस्तावेजों ने वो आधार तैयार किया जिसकी वजह से आगे चलकर ये कथा अल्टीमेट सूफी एलेगरी बन पाई।
अब यहाँ इस क्रूशल सूफी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली समझते हैं। जब कहानी के आखिर में मजनून आखिरकार लैला से मिलता है तो वो उसे फिजिकली छूने से पूरी तरह इनकार कर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है। सूफीज़म में ये फिजिकल लस्ट यानी शारीरिक लालसा को पीछे छोड़कर ईश्वर के साथ आत्मीय एकता हासिल करने का प्रतीक है। यानी ईगो के पूरी तरह खत्म होने पर ही सच्चा आत्मिक मिलन, जिसे उर्स कहते हैं, मौत के बाद हासिल होता है। भाग 4, जंगल या विल्डरनेस के मोटिव को विजुअलाइज करना। यहां से हम विजुअल आर्ट्स की दुनिया में इंडो पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग के सबसे मशहूर दृश्य की तरफ बढ़ते हैं। तो असल मुद्दा ये है कि कलाकारों को रेगिस्तान या जंगल का ये मोटिफ इतना पसंद क्यों आया। दरअसल ये दृश्य दो बिल्कुल अलग दुनिया का एक बहुत ही ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। एक तरफ लैला की कोटली एलिगेंस है, उसकी चमक दमक है, और दूसरी तरफ मजनू का वो सूखा हुआ बिल्कुल सन्यासी जैसा शरीर। इस सेटिंग ने आर्टिस्ट को बैकग्राउंड और पर्यावरण की बारीकियों को डिटेल में दिखाने का पूरा मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, ये अनफुलफिल्ड लव और आत्मिक उन्नति को एक ही फ्रेम में बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। भाग 5, मुगल रियलिज्म बनाम पहाड़ी लिरिसिज्म। चलिए अब आर्ट हिस्ट्री के इस डीप डाइव में भारतीय मिनिएचर पेंटिंग के इन दो बिल्कुल अलग स्कूल्स की मजेदार तुलना करते हैं। अगर इन दोनों स्टाइल्स की बारीकी से तुलना करें तो ये साफ दिखता है कि कैसे एक ही कहानी ने दो एकदम अलग विजुअल लैंग्वेजेस को जन्म दिया। मुगल आर्ट का पूरा फोकस एथनोग्राफिक रियलिज्म और वॉल्यूम पर था। उनमें स्पेशल डेप्थ थी और कैरेक्टर्स की एनाटॉमी जैसे हड्डियां और जॉइंट्स साफ दिखते थे। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी आर्ट का फोकस इमोशनल लिरिसिज्म पर था। उन्होंने चमकीले केसरिया बैकग्राउंड, सिंबॉलिक लैंडस्केप्स, बादाम जैसी आंखें और किरदारों के शांत इशारों के जरिए पूरी कविता जैसी फीलिंग क्रिएट की। तो अगर लगभग 1590 यानी 1590 के दशक के मुगल वर्कशॉप्स को देखें तो वहां एक अलग ही लेवल का क्रॉस कल्चरल एक्सपेरिमेंट चल रहा था। संवला और नरसिंह जैसे कलाकारों ने पर्शियन स्केलेटन के साथ यूरोपियन एनग्रेविंग्स को मिलाया, और सबसे मजेदार बात यह थी कि उन्होंने इन पेंटिंग्स में भारत के स्थानीय जानवर जैसे बंदर और काले हिरण शामिल कर दिए। उनकी डिटेल्स और ये फिजिकल रियलिज्म आर्ट को एक बिल्कुल ही नया और सटीक रूप देता है। लेकिन जब 18वीं शताब्दी के पहाड़ी आर्टिलियर्स की बात आती है, जैसे कुल्लू, कांगड़ा और बासोली पेंटर्स, तो वहां नज़ारा बिल्कुल अलग था। उन्होंने स्पेशियल डेप्थ को कोलैप्स करके पूरी पेंटिंग को एक इमोशनल प्लेन में बदल दिया। ल्यूमिनस केसरिया फील्ड्स, पेस्टल कलर्स, एक अकेला बैठा पक्षी या झुका हुआ विलो का पेड़, ये सब उनके छुपे हुए दर्द और मेलेंकलिक उदासी को बयान करते हैं। यहां नैरेटिव एक्शन की जगह उन साइलेंट लिरिकल जेस्चर्स ने ले ली। भाग 6, एक विश्वव्यापी अमर विरासत। चलिए इस कथा को आधुनिक दौर में लाते हैं और देखते हैं कि रेगिस्तान से शुरू होकर इसने पूरी दुनिया पर क्या असर डाला। ये काफी दिलचस्प है कि ये कहानी किस तरह आगे बढ़ी और इसका फुटप्रिंट असल में कितना विशाल है। लॉर्ड बायरन ने इस जोड़े को पूरब के रोमियो और जूलियट का खिताब दिया। और याद है, हमने शुरू में बात की थी 1970s में एरिक क्लैप्टन का हिट संगीत लाइला इसी अनसुलझे प्यार से प्रेरित था। उसके अलावा 1908 में उज़ैर हाजीबायोव ने इसे पहले ईस्टर्न ओपेरा में अडैप्ट किया। और आज के दौर में भी, चाहे वो द टेडेशी ट्रक्स बैंड का संगीत हो या द गिल्डेड वुल्व्स जैसी आधुनिक साहित्यिक नॉवल, लोग इस कहानी से सीधी प्रेरणा ले रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल घूमता है। अगर बरसों बाद आखिरकार लैला से मिलने पर मजनू ने उसे छूने तक से इनकार कर दिया, तो क्या प्यार का सबसे ऊंचा, सबसे अल्टीमेट रूप दरअसल अपने खुद के अहंकार को पूरी तरह मिटा देना और खुद को कंप्लीटली सरेंडर कर देना है? ये काव्यात्मक त्रासदी और इसके पीछे की फिलोसॉफिकल डेप्थ सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हम आशा करते हैं कि इस चर्चा ने काफी कुछ नया सीखने का मौका दिया होगा।